Yes, students, today's first topic is physical world and first heading is फिजिक्स। जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि फिजिक्स, तो वास्तव में फिजिक्स क्या होता है। साइंस की एक ब्रांच है। साइंस में केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है, बायो भी आती है। तो फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होती है फिजिक्स। तो डेफिनेशन है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जो नेचर में जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी स्टडी को हम फिजिक्स के अंदर लाते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के मेनली दो स्कोप, दो डोमेन में फिजिक्स को हम स्टडी करते हैं। पहला स्कोप मैक्रोस्कोपिक डोमेन के नाम से और दूसरा माइक्रोस्कोपिक डोमेन के नाम से। तो इन मैक्रोस्कोपिक डोमेन वी स्टडी द फिनोमेना ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनाइट साइज, और इस स्टडी को हम फिजिक्स की भी जिस ब्रांच में लेते हैं उसे बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। यानी ये बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी स्टडी हम क्लासिकल फिजिक्स के नाम से करते हैं। दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। इस डोमेन में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी बहुत छोटे साइज की पार्टिकल्स, बॉडीज को स्टडी करते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह वगैरह, और इसको हम नाम देते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्लासिकल फिजिक्स में का नाम देते हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में पढ़ते हैं उसको हम मॉडर्न फिजिक्स का नाम देते हैं। इन क्लासिकल फिजिक्स, जो ऊपर मैक्रोस्कोपिक डोमेन की बात हो रही थी, उस क्लासिकल फिजिक्स में हम फिजिक्स के कुछ जो अब तक हमने नाम सुने होंगे तो उनके वो इसमें स्टडी होती हैं, जैसे मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में क्या स्टडी होता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिजिड बॉडीज, लिक्विड्स, प्रोपेगेशन ऑफ वाटर वेव्स, साउंड वेव एट्सेट्रा। इन सब की स्टडी को हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। दूसरी ब्रांच आती है फिजिक्स की थर्मोडाइनमिक्स। इसमें इट डील्स विद द स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम्स। गैसेज की जो स्टडी होगी वो थर्मोडाइनमिक्स के अंदर पढ़ी जाएगी। थर्ड आता है इलेक्ट्रोडाइनमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नाम से ही क्लियर हो जाता है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स, मैग्नेट मीन्स मैग्नेटिक बॉडीज। तो इन बॉडीज, चार्ज या मैग्नेटिक पार्टिकल्स के बीच जो भी फोर्सेस, जो भी इंटरेक्शन होगा, उस स्टडी को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रूप में स्टडी करेंगे। डायनेमिक्स में मोशन। फिर आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन्स लाइट से रिलेटेड। तो ऑप्टिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस फिनोमेना कनेक्टेड विद लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। ये लाइव गलती से लिखा गया है, ये लाइक है, लाइक। यस, लक, ये गलती से लाइव हो गया है, LIKE। ठीक कर लेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं। फॉर माइक्रोस्कोपिक डोमेन, क्वांटम थ्योरी इज करंटली एक्सेप्टेड एज प्रॉपर फ्रेमवर्क। यानी माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जो स्टडी होगी वो क्वांटम थ्योरी के अंदर स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेज ऐसे फोर्सेज जिनसे बाकी सब फोर्सेज बनते हों, इनको हम फंडामेंटल फोर्सेज कहते हैं। और फंडामेंटल फोर्सेज में पहला नाम आता है ग्रेविटेशन फोर्स। हमने पढ़ लिया होगा इसको, हम जानते हैं। वी नो दैट द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा, F =
Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 उन बॉडीज के मास होते थे और r उनके बीच की डिस्टेंस होती थी, तो उनके बीच का लगने वाला फोर्स बन जाता था F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही था अपना ग्रेविटेशन फोर्स। चलिए दूसरा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। These forces, weak nuclear forces, these forces work in the phenomena of beta decay in radioactivity। रेडियोएक्टिविटी के बारे में थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ हैवी न्यूक्लियाई होती हैं जिनके अंदर से कुछ रेडिएशन निकलता रहता है अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स के रूप में। तो जब बीटा डीके होता है, बीटा पार्टिकल निकलते हैं, तो वहाँ जो फोर्स लगते हैं इस फिनोमेना में वे थोड़े वीक होते हैं बाकी न्यूक्लियर फोर्सेस के कंपैरिजन में, तो उनको वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहा गया। हालांकि ग्रेविटेशन फोर्स के मुकाबले बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन दूसरे न्यूक्लियर फोर्सेस के मुकाबले काफ़ी वीक होते हैं, इसलिए वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहा गया। These are the forces of interaction between elementary particles of short lifetimes। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जैसे जिनकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है, उनके बीच जो वीक फोर्सेस लगते हैं उनको हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। दीज आर द फोर्सेस बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स जब स्टेशनरी होंगे तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब वो मोशन में होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे चार्जेस पे जो फोर्स लगता है उसको फिर मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और दोनों को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो लिख दिया है नीचे, व्हेन चार्ज पार्टिकल्स आर एट रेस्ट द फोर्सेज बिटवीन देम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एंड दीज फोर्सेज आर गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा। जब चार्जेज स्टेशनरी होते हैं तो उनके बीच एक फोर्स लगता है जो उनके चार्जेज की प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है, इसको K भी लिख सकते हैं इसकी जगह सीधा, तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब चार्ज मोशन में नहीं होते, रेस्ट में होते हैं, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है वो, और उसको हम निकालते हैं कूलम्ब्स लॉ से। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K की पूरी वैल्यू होती है 1/4πε0, ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अगर दो चार्ज Q1 Q2 थे, एक यहाँ था मान लीजिए Q1 चार्ज यहाँ पे, Q2 चार्ज यहाँ पे, इनके बीच की डिस्टेंस अगर R थी तो उसका फॉर्मूला होता था अपना ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चार्ज मोशन में हो, व्हेन चार्जेज आर इन मोशन दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण उस पर लगा है, इसलिए इन दोनों को मिला के हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल लेते हैं। अब सी पार्ट में देखिए, सम मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस लाइक फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ, टेंशन इन स्प्रिंग हुआ, आर ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। क्योंकि जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उनके बीच एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, पढ़ लिया होगा। और वो फ्रिक्शन फोर्स में बहुत सारा रोल इन चार्जेज का भी होता है। दोनों सरफेस के चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब चार्जेज के बीच फोर्स लगता है उसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में पढ़ा है अभी। तो वो वाले फोर्स भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में स्टडी करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यस,
लास्ट है अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अभी इससे पहले वीक न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ा था। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है? दीज फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग विच बाइंड द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांधे रखता है, ऐसे फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत डिस्टेंस छोटी है, तो ऐसे में जब ये हमने फॉर्मूला लगाया था कूलम्ब का, तो इसमें अगर आर की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी तो फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोला गया है। तो ये मैं दोबारा बता देता हूँ। दीज फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग which bind the neutrons and protons inside a nucleus. Because the size of nucleus is very small, that's why these nuclear forces are also called short range forces. बहुत छोटी रेंज में वर्क करते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, और बहुत छोटी रेंज में वर्क करते हैं इसलिए शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी इनको बोल देते हैं। तो इनको जो आज का लेक्चर रहा इसको आप तैयार करेंगे, रजिस्टर बना लेंगे और अपना राइटिंग का काम कंप्लीट रखेंगे। स्कूल खुलते ही इनको दोबारा से एक्सप्लेन किया जाएगा, रिवीजन करा के आगे बढ़ जाएंगे, कम से कम राइटिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।